ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਰਾਮ ਰਾਮ। ਅਸੀਂ सब साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैगी कि ये जो एग्रीकल्चर ऑर्डिनेंस और बिल हैं इनका हमें विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ़ है और किसान ही नहीं भारत देश की जनता के खिलाफ़ है, हर बिजनेस के खिलाफ़ है। क्योंकि ये किसानी ऐसी चीज़ है कि एग्रीकल्चर बेस है। पंजाब और भारत देश भी एक काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर देश है। यदि किसान की आमदनी अच्छी है तो वो उस पैसे से 100 रुपये उसके पास में आए, उसमें से कुछ पैसे का वो कपड़ा खरीदेगा, कुछ का किराना खरीदेगा, कुछ का दवाई खरीदेगा, कुछ का और सामान खरीदेगा, तो सभी बिजनेस अच्छे चलेंगे। एक सर्किल है। और यदि किसान कमज़ोर हो गया तो सभी बिजनेस कमज़ोर हो गए। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाए कौन, हमें ये सोचना होगा। पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा के जो भी मेंबर हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ये चावल कैसे होता है और गेहूं कैसे होता था और वो नरमा कैसे होता है, ये चावल कैसे लगता है, वो नरमा कैसे चुगा जाएगा और कैसे होगा, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। क्योंकि इनकी लाइफ स्टाइल, इनकी ज़िंदगी ही ऐसी बना दी गई है। वो कैसे, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इनकी पार्लियामेंट की कैंटीन ले लीजिए। कैंटीन के सीरियल नंबर 10 पे है राइस बॉइल्ड 4 रुपये में, सीरियल नंबर 11 चपाती 1 रुपये में, सीरियल नंबर 27 रुमाली रोटी 1 रुपये में, पराठा 39 रुपीज़, सीरियल नंबर 39 पे 3 रुपये में, सीरियल नंबर 41 पे इडली 2 रुपये में, सीरियल नंबर 50 पे खीर है वो 8 रुपये में, सीरियल नंबर 58 पे वेज बिरयानी है वो है 12 रुपये में। तो जिन लोगों को 1-1 रुपये में रोटी मिलती है, 4-4 रुपये में चावल मिलता है, उनको तो ये लगता है कि चावल, ये जो गेहूं है ये 1800-1900 रुपये का नहीं होकर 8 रुपये में बिकना चाहिए, इतनी लागत आती होगी। क्योंकि ये जो चावल है ये 1900-1950 में नहीं बिक के और 9 रुपये में बिकना चाहिए। इनकी तो लागत इतनी आती है क्योंकि इनको जेब से कुछ देना नहीं होता। इनका राशन सरकार देती है, भारत देश की जनता देती है। इसलिए इनको क्या पता, इन्होंने कभी खरीदा हो तो पता ना। क्योंकि इनकी तो लाइफ स्टाइल ही भारत देश के संविधान ने ऐसी बना दी कि इनको कुछ पता ही नहीं है। जो ट्रैक्टर के अंदर डीजल डलता है सबसे पहले उसकी सब्सिडी हटाई, फिर उसका डी कंट्रोल हटाया। हर किसान को डीजल की ज़रूरत होती है, उसको पता लगता है कि किस भाव वो बिक रहा है। इनका तो पूरा खर्चा है सरकार से मिलता है और डीजल का खर्चा भी भारत देश की जनता के ऊपर है। तो इनको क्या पता डीजल क्या भाव है, इनको क्या पता कि रेल का किराया क्या है, इनको क्या पता कि बस का किराया कितना है। एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है वो पूरे, जब तक जिएगा तब तक वो पूरे देश की रेलों के अंदर अनगिनत बार, चाहे 24 घंटे, वो पूरे देश की रेल के अंदर फ्री में सफ़र कर सकता है। ठीक है, वो बस में सफ़र कर सकता है। वो एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, पूरे भारत के किसी भी सर्किट हाउस में, किसी भी गेस्ट हाउस में रुक सकता है आराम से, नॉमिनल से पैसे में। तो इसलिए उनको तो ये लगता है कि ये तो सब फ्री में ही आता है, ये डीजल भी फ्री में आता है, ये रहना भी फ्री में आता है, ये चावल भी फ्री में आता है, ये गेहूँ में भी फ्री में आता है। तो सबसे पहले उनकी ये खैरात बंद होनी चाहिए। जब तक उनकी ये खैरात नहीं बंद होगी तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि कॉमन मैन किस भाव के अंदर चावल खरीदता है, किस में गेहूं खरीदता है और कितनी लागत रुपए पड़ती है और कितने रुपए में डीजल खरीदता है। उनको क्या पता आज किसानों की हालात क्या है। आज किसानों के बच्चे अच्छी स्कूलों में पढ़ नहीं सकते। हमारे टाइम में आज 20-25-30 साल पहले अच्छा माहौल था कि जिनके अंदर एक गरीब और किसानों के बेटे भी डॉक्टर बन गए हम। ठीक है, हम उन गरीब परिवारों से बड़े हुए जहाँ पे खेती से और दूध से गुजारा करके हम डॉक्टर बने। तो हम जैसे जो मीडियम क्लास या लोअर क्लास से आगे बढ़ गए, हमारी सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों का ध्यान करना है जो आज भी गरीब है और हमारे जैसे हैं। तो उनकी मदद के लिए वो गरीब किसान और गरीब लोग नहीं, सबसे पहले हमें खड़ा होना चाहिए। चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम इंजीनियर हों, चाहे हम किसी भी पोस्ट के ऊपर हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, हमें उनकी हेल्प के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि उनको तो बेचारों की मजबूरी है, लेकिन हमारी तो आज कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, हमें तो अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होता। भारत देश का किसान एक हो जाए, मजदूर एक हो जाए और इनकी ये खैरातें बंद करनी होगी। इनको तभी चावल के और चीनी के और नमक के भाव पता पड़ेंगे कि किस भाव ये बिकता है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि सभी किसान भाई एक रहें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑर्डिनेंस वापस करने ही पड़ेंगे और यदि नहीं करेंगे तो एक चौथा ऑर्डिनेंस इनको लाना ही पड़ेगा कि मिनिमम सेलिंग प्राइस से नीचे कभी भी ये किसी की फसल ना खरीद सकें। कभी कभी तो ऐसे लगने लग जाता है कि लॉकडाउन हुआ, एक जो मजदूर है वो 1500 किलोमीटर पैदल पटरी पे चल के जा रहा है और बाकी की सबकी दुकानें बंद हो गई। बेचारे कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए और 2 4 5 में उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, 5 लोग, क्योंकि लॉकडाउन में भी इनकम बढ़ गई।
वो कहाँ से बढ़ी होगी? क्या उसकी जांच इनको नहीं करनी चाहिए कि लॉकडाउन के बावजूद इन लोगों के तो भूख के लाले पड़ गए, लोगों के रोटी चली गई और इनकी कंपनियों की कीमत कैसे बढ़ गई? तो कभी कभी तो ऐसे लगने लग जाता है कि चाहे वो सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, इन मीन 5 लोगों की गुलाम बनी हुई रहती है, उनकी शायद कठपुतली है, वो 5 लोग जैसे डोर हिलाते हैं वैसे ये हिलते हैं, ऐसा लगने लग जाता है। सब कुछ इन्होंने बेच खाया, एयरपोर्ट बेच खाए, रोडें टोलों को दे दी, तो फिर आप ये किस चीज़ का टैक्स वसूलते हैं? आप किस चीज़ की सरकारें चलाते हैं? किस चीज़ के महंगे महंगे आप अपने पर्सनल यूज के लिए हवाई जहाज खरीदते हैं? नहीं साहब, हवाई जहाज हमने खरीद लिया जो प्रधानमंत्री के यूज होगा, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बाद में पूरी दुनिया के अंदर सेकंड नंबर का है। अरे भैया, आप तो सेकंड नंबर पे के बन जाओ, पहले नंबर के बन जाओ, लेकिन गरीबों को तो भूखे ना मारो कि उनकी तो मरने जैसी दशा ना हो जाए, इतना तो ध्यान रखो। तो किसान भाइयों, मजदूर भाइयों, सभी से और सभी व्यापारी बंधुओं से, पूरे देश की जनता से निवेदन है कि इन बिलों का विरोध करना चाहिए और हमें ऐसी हर चीज़ जो संविधान के दायरे में रखे हमें विरोध करना चाहिए। संविधान के दायरे से बाहर हमें कदम नहीं रखना, वरना तो इनको कोई न कोई चीज़ लगा के और फंसा देना का इनके पास में बहुत से हथकंडे हैं। तो संविधान के दायरे में रखे हमें इनका हर गलत चीज़ का विरोध करना चाहिए। जय जवान, जय किसान, जय भारत, सबको धन्यवाद।